Good afternoon. Good afternoon, sir. And your roll call. Tanisha, Riya, Bhumika, Santosh, Aarti, Pankaj, Archana, Shyam Parik, Sneha, Deepak, Anudaya, Rakshita, Muskan, Rashi, Sanjana, Renuka, Kritika, Prachi Seni, Priya, 27 present, sir. Sakshi, Present, Priya, Moni, Vinay, 21 present, sir. Palak, yes. बेटा रोल नंबर बोला करें सर, जो भी अपनी अटेंडेंस बोले साथ रोल नंबर, ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए अच्छे से, किसी की गलत ना लगे। आशिता, रितेश, जानवी, जतिन, ट्विंकल, नीति, योगिता, बेटा अगर बोल के आना बाहर से, आवाज आ रही है। सपना, Yes, महक, yes, sir. दीपेश, Yes, sir. 40. विशाल, दिशा, कोमल, सागर, Yes, 73. काजल, निधि, कृष, मनीषा, पारुल, अमन, अलीशा, दिशा, तमन्ना, अंजू, मोहसिन, अदिति सुहाग, हेमलता, राधिका, निधि, प्रीति, विजय, 72 present, sir. अमन, जतिन दैया, परवेश, कोमल। हो गई सभी की अटेंडेंस, कोई बचा तो नहीं? हमारी जो यूनिट चली हुई थी उस यूनिट का नाम क्या है? एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड की कल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था कि व्हाट आर एल्काइल हैलाइड, व्हाट आर एराइल हैलाइड्स, ये देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड्स की टाइप कितनी हो सकती हैं। तो आपने देखा था कि एल्काइल हैलाइड आपके कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हो सकते हैं। फिर हमने आपको ये बताया कि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के अंदर आपको किन किन बातों का रखना पड़ेगा ध्यान। तो आपने देखा था कि उसके दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना था कि दो इफेक्ट आ जाते हैं कई बार। पहला इंडक्टिव इफेक्ट के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी किसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, एक तो चीज ये। दूसरा क्या था? स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस के ऊपर किस तरह से हमारी रिएक्शन इफेक्ट हो सकती है, किस तरह से प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। तो ये बातें मैंने आपको साथ के साथ बताई थी, ताकि उस वक्त जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करे कि हाँ ये चीज हो सकती है या ये चीज हो सकती है। ऐसा कल आपको बताया गया था एल्काइल हैलाइड के बारे में। फिर मैंने आपको ये बताया था कि एल्काइल हैलाइड के अंदर रिएक्शन कौन सी चलती है। तो फिर हमने देखा था कि एल्काइल हैलाइड के अंदर मेनली जो रिएक्शन चलती थी वो कौन सी थी? आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको दो पार्ट में देखा हमने, वाई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, वाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने देखा था कि एल्काइल हैलाइड में सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए आपने कह दिया था न्यूक्लियोफिलिक। और सेंट्रल कार्बन एटम और नेबरिंग हैलोजन के बीच सिंगल बॉन्ड था, इसलिए हमने कह दिया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हमने आपको एक चीज और भी बताई थी कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम टाइप देखें, तो टाइप देखने के साथ साथ हमें ये देखना था कि एल्काइल हैलाइड क्या कोई और रिएक्शन है जो वो शो कर सकता है। तो हमने देखा हाँ वो दूसरी रिएक्शन भी हो सकती है। और वो रिएक्शन कौन सी थी आपकी? वो एलिमिनेशन रिएक्शन थी। वो डिपेंड करता है कि रिएजेंट आपका कैसा है। हमने देखा था और आपको बताया
कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी होती है वो कभी न्यूक्लियोफाइल और कभी बेस का काम कर सकती है। अगर वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी अगर बेस का काम कर रही हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगी, अगर वो न्यूक्लियोफाइल का काम करे तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ये था कल तक का, यानी एक आपकी डिस्क्रिप्शन सी मैंने आपको दोबारा से बता दिया, उसको रिव्यू करवा दिया आपको, जो आपने अपने नोट्स भी साथ के साथ बना लिए होंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके पूरे के पूरे एल्काइल हैलाइड के सारे वीडियो लेक्चर आपको पहले दिए जा चुके हैं। आप अपने नोट्स पहले से ही बना के यहाँ पे क्लास के अंदर बैठेंगे, ताकि जब मैं अब आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड के अंदर जब मैं पढ़ाऊं तो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान सिर्फ समझने में आप दे पाए, लिखने में नहीं। फिर आप देखते रहेंगे कि जो मैं बोर्ड के ऊपर आपको बातें बता रहा हूं क्या वही आपकी कॉपी में लिख रखी है, या एक आधा कोई एग्जांपल कोई हो जाए एक्स्ट्रा या कोई ऐसी बात हो तो सिर्फ आप उसको एडप्ट कर सके। क्लियर होगी बेटा? तो अपना पूरा ध्यान आपको सिर्फ इधर समझने में देना है। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मैंने कल भी आपको जाते हुए बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड शो करते हैं, अब उनकी फर्दर दो टाइप हो सकती हैं। फर्दर दो नहीं बल्कि और भी है टाइप, लेकिन मेनली जो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो आपकी होगी आपकी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेनली दो टाइप, एक तो आपकी SN1 रिएक्शन, दूसरी SN2 होती और भी है, SN1 डैश भी होती है, SN2 डैश भी होती है, SNI भी होती है, SNI डैश भी होती है। लेकिन मेनली फिलहाल हम जो फोकस करेंगे वो किस बात के ऊपर, SN1 और SN2 के ऊपर। तो अभी हम देखेंगे टाइप। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो बोलो क्या रहेगा, इनकी टाइप्स के बारे में। तो बोलो किस चीज की टाइप हो गई हमारी, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो टाइप बनेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, एक तो नाम बोलो, मैंने अभी आपको बताया SN1, जिसको आप कहेंगे यूनिमोलिकुलर। बोलो क्या कहेंगे आप उसे, दैट इज द यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बोल देंगे SN1 रिएक्शन। और दूसरी का नाम बोलो क्या होगा, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसे आप बोल देंगे SN2। क्या कहने देंगे आप इसे, SN2। क्लियर हो गया? तो SN1 SN2, और इन दोनों के बीच में मान लीजिए अक्सर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखना, उसमें आपको दिखाई देगा कि आपके कोई ऐसा साल नहीं जिस साल में आपको ये क्वेश्चन ना दिखाई दे कि डिफरेंस लिखे SN1 SN2 के बीच। या आप एक चीज और ध्यान रखना, जो ये डिफरेंस अभी हम आपको बताने वाले हैं SN1 और SN2 के बीच में, इसके जितने भी होंगे पॉइंट, हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया कि जो डिफरेंस होंगे, डिफरेंस के अंदर पॉइंट 1 2 3 जो भी पॉइंट बनेंगे, हर पॉइंट को आप क्या मान के चलेंगे कि वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा आपके सामने। तो यानी कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन आए तो डिफरेंस की फॉर्म में आता है, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट यूनिमोलिकुलर, जैसे नाम से पता चलता है, यहाँ से यूनि का मतलब वन होता है। जब ये रिएक्शन चलेगी, हमने कोई भी एल्काइल हैलाइड की, देखो यहाँ पे डायग्राम देखो मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया, ये कार्बन के आगे देखो मैंने X लगा दिया यहाँ पे, और ये कार्बन के मैंने 3 बॉन्ड और दिखा दिए क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके ये कार्बन लिखा मैंने, कार्बन के आगे देखो मैंने X लिखा, और उसके बाद ये मैंने 3 बॉन्ड और दिखा दिए, हो गया ना। तो आपके क्या बन गया, दोनों साइड में एल्काइल हैलाइड है। और मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं, यहाँ पे कोई R ग्रुप लगाया नहीं, कोई H भी नहीं लगाया, वो हम देखेंगे कि कहां पर कितने R ग्रुप हमें लगाने चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन चल जाए, मींस SN1 चल जाए, या बोलो कौन सी SN2। फिर होगा क्या, जैसे मैंने SN1 कहा, नाम से पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होना चाहिए। देखो रिएक्टेंट तो होगा ही, क्योंकि बिना रिएक्टेंट के रिएक्शन कैसे चलेगी। अब जो रिएक्टेंट होगा इसमें कोई रिएजेंट भी डालना पड़ेगा। अब रिएजेंट भी डाल दिया तो मॉलिक्यूल हो गए दो, एक तो रिएक्टेंट और दूसरा उसके साथ को रिएक्टेंट जिसे आप रिएजेंट कह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जो फर्स्ट स्टेप है, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, उस अगर फर्स्ट स्टेप के अंदर जिसे हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहेंगे, अगर उस स्टेप के अंदर सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे, सिर्फ एक की, तो वो SN1 होगी। अगर दो मॉलिक्यूलों की इकट्ठी इन्वॉल्वमेंट दिख जाए वहां पे, तो फिर वो आपकी SN2 रिएक्शन कहलाएगी। तो वो कब एक की इन्वॉल्वमेंट होगी, कब दो की होगी, और वो एक की इन्वॉल्वमेंट होने के लिए किस तरह का रिएक्टेंट हो, किस तरह का रिएजेंट हो, तो ये सारी की सारी कंडीशन अभी आप देखेंगे। तो एक ही की इन्वॉल्वमेंट होनी है। देखो यूनिमोलिकुलर का मतलब मैंने क्या बताया, द रिएक्शन इन विच ओनली one reactant molecule is involved,
in the first step of the reaction, that is in the rate determining step of the reaction is called SN1 reaction. ऐसा आप डेफिनेशन में आपने अपने नोट्स में लिख रखा होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो चीज मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। लेकिन अब एक का अटैक कैसे हो, देखो यहाँ पे आपने ये तो देख ही लिया कि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल का तो देखो अटैक होगा ही, क्योंकि कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। हम चाहते हैं न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक हो जाए, लेकिन फर्स्ट स्टेप में ना हो, मतलब हमने इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होना चाहिए फर्स्ट स्टेप के अंदर, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया तो 2 मॉलिक्यूलों की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और इन्वॉल्वमेंट कितने मॉलिक्यूल्स की होनी है, ओनली 1। इफ ओनली 1 molecule is involved in the first step of the reaction, then and only then it is called as the SN1 reaction. अब इसका अटैक कब ना हो, इसका अटैक तब नहीं होगा कि ये यहां तक इस तक पहुंचे ही ना। कल मैंने बताया था ना, अटैक का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाना। तो ये इस कार्बन के ऑर्बिटल तक, इसका ऑर्बिटल जिसके अंदर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के नजदीक ना पहुंच पाए। तो कब नहीं पहुंच पाएगा, अगर हम यहाँ पे बल्कीनेस क्रिएट कर दें। तो SN1 रिएक्शन में बोलो क्या होगा, बताओ। यहाँ पे आपके 3 R ग्रुप हमने लगा दिए, बल्कि R ग्रुप लगा दिए। बल्कि R ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल वहां पे अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो बोलो क्या हमने एल्काइल हैलाइड, बोलो कौन सा ले लिया यहाँ पे, वो कौन सा एल्काइल हैलाइड है जिसके अंदर आपकी SN1 रिएक्शन बड़ी आराम से चल पाएगी। तो उसको बड़ी आराम से SN1 ही चलाने के लिए जो एल्काइल हैलाइड हम यहाँ पे लेंगे वो कोई और नहीं, वो कौन हुआ, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। पहली चीज आ गई सभी को समझ में। यहाँ पे अटैक होना ही है, तो अटैक करवाने के लिए ताकि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाए, इसका अप्रोच कर पाए, तो हम यहाँ पे एक ही R ग्रुप लगा देते हैं, या एक भी ना लगाए तो भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। तो मींस हमने कौन सा एल्काइल हैलाइड बोलो यहाँ पे ले लिया, दैट इज द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखो स्टेप्स, इतनी बात आ गई बेटा समझ में कि हमें किस तरह का एल्काइल हैलाइड होगा। तो कोई आपसे ये पूछे, अक्सर देखो होगा क्या, एग्जाम में आपने देखा भी होगा, जब आप क्या नाम है 10+2 में थे, वहां पे एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ते थे, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड वाली यूनिट आपने पढ़ी, तो उसमें आपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी देखे, और बाद में लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है वहां पे देखना, काफी सारे क्वेश्चन हैं, आज भी घर पे जाके आप दोबारा देखना, वहां पे ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे, काफी सारे एल्काइल हैलाइड की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी वहां पे, और काफी सारी एल्काइल हैलाइड की स्ट्रक्चर ड्रा करके ये कहा, अब बताओ इसमें SN1 रिएक्शन किस में इजीली चलेगी, तो आपने, या किस में SN2 रिएक्शन इजीली चलेगी, किसी का भी ऑर्डर पूछ सकते हैं, SN1 का ऑर्डर बताएं, SN2 का ऑर्डर बताएं। तो फिर आपने अभी देख तो लिया कि SN2 सबसे अच्छी किसके अंदर चलेगी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड उसको प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी देन टर्शियरी। तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। SN2 का ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। क्लियर हो गया। तो फिर आपको करना क्या होगा, वो कल आप सीख चुके थे, जो भी कंपाउंड आपके एग्जाम में दिया जाए, आप उस कंपाउंड के जितने भी नाम दे रखे हो, आप उन सभी की स्ट्रक्चर ड्रा कर दें, और उनमें देख लें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी है, और उसके आधार के ऊपर आप बड़े आराम से ही, हमारा जो पहला पॉइंट था मैंने बताया था, जो डेफिनेशन है उसके बेस इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया। अब देखो अगला पॉइंट, जैसे अभी आपने सीखा कि हम ये चाहते हैं कि SN1 रिएक्शन चले, और SN1 रिएक्शन चलने के लिए हमने क्या सीखा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक ना हो। तो अटैक कब नहीं होगा, ये अटैक तब नहीं होगा अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये वीक हो। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में बोलो क्या लिख दिया, वीक, कि ये वीक होना चाहिए ताकि अटैक ही ना हो। यहाँ पे अटैक करवाना जरूरी है, तो इट मींस जो ये न्यूक्लियोफाइल है बोलो कैसा हो, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि अटैक जरूर। क्लियर हो गई। तो अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, SN2 रिएक्शन को चलाने के लिए न्यूक्लियोफाइल कैसा हो, तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन को चलाने के लिए न्यूक्लियोफाइल कैसा हो, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि देखो हम इस रिएक्शन को अब देखो करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी नहीं न्यूक्लियोफाइल की, तो आगे क्या हुआ, तो पहली स्टेप के अंदर जो X है, X देखो लिविंग न्यूक्लियोफाइल जो है ये निकल गया यहाँ से, कार्बन के देखो 3 बॉन्ड रह गए, कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि X दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, बिकॉज X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हेटेरोलिटिक फिशन होगा यहाँ पे, बोलो कैसा होगा, हेटेरोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन बन गया आपका यहाँ पे। और 3 R ग्रुप लगे हुए थे, देखो हमने यहाँ पे R ग्रुप भी लगा दिए, देखो लगा दिया R ग्रुप हमने यहाँ पे, और बोलो इंटरमीडिएट बोलो कौन बना यहाँ पे, कार्बोकैटायन बन गया।
कार्बोकेटाइन बनता है। बोलो वो कौन सी रिएक्शन है SN1 और SN2 जिसके दौरान कार्बोकेटाइन बनता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कहेंगे, वो SN1 रिएक्शन होती है। SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो फिर उसमें क्या बनता है। तो क्या हुआ, इसने बैक साइड से अटैक करना शुरू किया, और जैसे ही इसने बैक साइड से देखो ऐसे अटैक करना शुरू किया, ये न्यूक्लियोफाइल ने जो भी होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जो ओल्ड बॉन्ड है स्टार्ट ब्रेकिंग, ये पुराना बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। ये हमने एक R दिखाया, ये 2 H दिखाए। मींस ऐसी स्टेट को आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, मतलब वो कौन सी रिएक्शन जिसके दौरान ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो वो रिएक्शन हो गई आपकी SN2 रिएक्शन। बोलो कौन सी रिएक्शन हो गई, तो आपकी SN2 रिएक्शन के दौरान ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसी स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। ये साइड पॉजिटिव था, ये साइड नेगेटिव हो जाएगा, इधर साइड नेगेटिव है ना, बॉन्ड टूटना शुरू हो गया और ये बॉन्ड नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वजह से ये रिएक्शन चली। फिर आप देखें, अब ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप बोलो कौन था, X नेगेटिव, जो ये यहां से देखो अभी निकल चुका है। और एक चीज और ध्यान रखिए, देखो ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये इसी बीकर के अंदर है। देखो ये एक बीकर है, देखो एक बीकर है जिसके अंदर ये पार्टिकुलर जो भी रिएक्शन है वो भी चली हुई है ना। ऐसा तो नहीं कि जैसे ही रिएक्शन चली जो बीकर है, बीकर में से X तो बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं है ना। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर, उसी कंटेनर के अंदर है। अब हुआ क्या, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने फर्स्ट स्टेप में तो अटैक किया नहीं, तो वो सेकंड स्टेप में तो अटैक करेगा ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा। अब ये भी जानते हैं जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, लेकिन फ्रंट साइड से अटैक करने के चांसेस कम है, क्योंकि यहीं से इसी साइड से तो जो आपका लिविंग न्यूक्लियोफाइल निकला था वहीं पे, यानी इसके प्रेजेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है वहीं पे तो होगी ना, जिधर से कोई चीज निकला है। तो निकला आपके मान लीजिए राइट साइड है, तो इधर से तो फ्रंट साइड अटैक होने के चांस कम, और बैक साइड से अटैक होने के चांस बोलो क्या होंगे, ज्यादा। तो इसलिए देखो मैंने बैक साइड से अपने ज्यादा एरो दिखा दिए, यहाँ पे मैंने कम दिखाया। तो क्लियर हो गई बात। बोलो वो कौन सी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल बोथ फ्रंट और बैक साइड से अटैक करता है, वो कौन सी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल सिर्फ बैक साइड से अटैक करता है। तो यहाँ पे आपने देखा जो न्यूक्लियोफाइल है इसका हमेशा ही बैक साइड अटैक होता है। बोलो इसका हमेशा कैसा अटैक होता है, बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसका दोनों तरह से अटैक हुआ, उसका फ्रंट साइड अटैक नहीं हुआ। बोलो कैसा हुआ, ये आपने देखा ये आपका यहाँ से बैक साइड अटैक हुआ है ना, और यहां से क्या हुआ, बोलो ये फ्रंट साइड अटैक हुआ है, यहां से फ्रंट साइड अटैक हुआ है आपके न्यूक्लियोफाइल। तो अब होगा क्या इसकी वजह से, फ्रंट साइड बैक साइड अटैक हुआ, फ्रंट साइड अटैक होगा तो एक अलग टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्रंट साइड में तो इधर आके लग जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, लग गया ना बेटा। देखो ये ऐसे ऐसे, और ये आपका एक प्रोडक्ट है, देखो ये एक प्रोडक्ट बन गया। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमने क्या दिखाया, बोलो बैक साइड से अटैक, तो इधर हम न्यूक्लियोफाइल शुरू कर देंगे, और ये हमने 3 R ग्रुप दिखा दिए। क्लियर हो गया। तो बोलो कितने प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, बोलो कौन सी रिएक्शन के दौरान, SN1 के दौरान। और यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे तो ये जो लिविंग ग्रुप है आखिरकार निकल जाएगा, और उसके बाद ये कार्बन के ऊपर बोलो कौन लग गया, ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे एक R था, 2 आपके H थे, एक ही प्रोडक्ट बना। बोलो एक ही प्रोडक्ट बना, और जो एक प्रोडक्ट बना उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही बदल गई, क्योंकि पहले ये जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल था ये राइट साइड में था, और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो आया वो लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बना वो कैसे बना, विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बोलो इस प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या हो चुकी है, इन्वर्ट। तो द प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर्म्ड, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक्स प्लेस। लेकिन अगर आप SN1 में देखो, देख पा रहे हैं अंदर, तो देखो क्या हुआ, एक प्रोडक्ट तो ऐसा बना जिसमें रिटेंशन हो गई कॉन्फ़िगरेशन, राइट में ही लिविंग न्यूक्लियोफाइल था, राइट में ही लग गया, लेकिन ये लेस अमाउंट में बनेगा। बोलो कितनी अमाउंट में बनेगा, दैट इज फॉर्म्ड इन लेस अमाउंट में बनेगा, क्योंकि फ्रंट साइड के अटैक होने के चांसेस कम थे, क्योंकि वहां पे लिविंग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था। बैक साइड अटैक वाला जो प्रोडक्ट है ये लार्ज अमाउंट के अंदर बनेगा, इट इज फॉर्म्ड इन, बोलो किसमें, इन मोर अमाउंट। कोई एक लेस अमाउंट में बना, एक मोर अमाउंट में बना, ये इन्वर्जन ऑफ ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट है, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट है, ये ज्यादा अमाउंट के अंदर बना, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन गए। एक प्रोडक्ट दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी करेगा, और उसे कहते हैं रेसिमाइजेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं बोलो,
और पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। पार्शियल इसलिए अगर ये 50-50 अमाउंट में बनते तो एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर चुके होते, लेकिन ये पूरे नहीं बने 50-50, इसलिए इसको कहते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन। बोलो वो कौन सी रिएक्शन जिसके दौरान पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, बताओ शाबाश। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके दौरान बोलो क्या हुआ, पार्शियल रेसिमाइजेशन। बोलो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे पार्शियल रेसिमाइजेशन हुआ। पार्शियल रेसिमाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया। और ये जो मिक्सचर है, बोलो हमें यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिला SN1 में, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिला, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिला क्या वो इक्वल अमाउंट के अंदर है दोनों प्रोडक्ट, या अनइक्वल अमाउंट में है, अनइक्वल अमाउंट के अंदर है। तो ये जो मिक्सचर है यहाँ पे, क्योंकि अनइक्वल अमाउंट के अंदर दो प्रोडक्ट बने हैं, इसलिए उस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन कहते हैं। और क्योंकि कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए उसको पार्शियल रेसिमाइजेशन कहा जाता है। और जबकि SN2 के दौरान जो प्रोसेस चली वो क्या थी, बोलो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुई, और यहाँ पे पार्शियल रेसिमाइजेशन हुई। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद जब ये रिएक्शन चली, आपने देखा, तो उसके दौरान आपने देखा एक बीच में एक ऐसी स्टेज आई जहां पे कार्बोकेटायन बने, जिसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर, और लिविंग जो न्यूक्लियोफाइल था उसके ऊपर एक्स नेगेटिव जैसे शो किया, कंप्लीट आयनिक स्पीसी बनी। मतलब इस रिएक्शन को चलाने के लिए हाईली पोलर मीडियम चाहिए। मतलब कैसा मीडियम चाहिए, तो मींस दैट पर्टिकुलर रिएक्शन दैट इज an SN1 reaction that takes place in more polar medium, highly polar medium, more polar medium। बोलो वो कौन सी रिएक्शन है जो मोर पोलर मीडियम के अंदर चलती है, SN1 रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन है जो लेस पोलर मीडियम के अंदर चलेगी, लेस पोलर मीडियम। बोलो वो SN2 रिएक्शन है, ये लेस पोलर मीडियम के अंदर ये रिएक्शन चलनी होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। SN1 और SN2 के ऊपर नेचर ऑफ हेलोजन से फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल बोलो हमने क्या क्या सीखा SN1 और SN2 के बारे में। तो the reaction in which only one reactant molecule is involved in the first step of the reaction, SN1, in which the two reactant molecules are simultaneously involved in the first step of the reaction, that is in the rate determining step, called the SN2 reaction. That particular reaction takes place easily in presence of बोलो क्या, tertiary alkyl halide, in presence of बोलो क्या, weak nucleophile। न्यूक्लियोफाइल आपका वीक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वीक। ठीक हो गया ना। अब देखो ये आपने जो कहा कि इसका अटैक हो ही ना, ये कब होगा, जब ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे जिसको आप वीक कह रहे हैं, ये स्मॉल साइज का होना चाहिए। बोलो कैसा होना चाहिए, लार्ज साइज का। बताओ शहबाज, हाँ बताओ, लार्ज साइज का होना चाहिए। क्योंकि ये खुद भी बल्कि हो गया तो अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। और ये स्मॉल साइज का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ताकि इसका अटैक तो यहाँ पे होना ही चाहिए, इसका अटैक जरूर हो, इसका अटैक जरूर होना चाहिए, तभी तो SN2 रिएक्शन बन पाएगी। तो जब कभी भी आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2, तो आप डायग्राम भी बनाएंगे और डायग्राम के साथ साथ सारे पॉइंट भी लिखेंगे, और हर पॉइंट अलग से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। SN1 SN2 के अंदर कोई भी डाउट तो आप मेरे से पूछेंगे। है बेटा किसी को कोई डाउट? तो इसके बाद आपकी तरफ लो मैं घुमा देता हूं, क्या पता कोई बच्चा ये कहे कि सर मेरे को तो पूछना था। हाँ बेटा आप पूछ सकते हो, आप कोई भी डाउट पूछें। कल जो बोला था मैंने, जितना आपको बताया उसमें से कुछ पूछना हो। अच्छा एक चीज बताइए आप मुझे, जो मैं आपसे पूछ लेता हूं, कि जो आईपैक नेमिंग है, आईपैक नेमिंग की भी वीडियो मैंने आपको बताया दे रखी है, 1 घंटे 54 मिनट की है लगभग, वो आप उसको देख सकते हैं या अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं या कहीं से भी आप, लेकिन करें जरूर, आईपैक नेमिंग आपको आनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, जो एल्काइल हैलाइड है, अगर मैं ये कहूं कि इनकी आईपैक नेमिंग लिखें, मान लीजिए CH3Cl है कोई, देखो सिंपल सा बोला है मैंने, CH3Cl, मैं कहूं उसका आईपैक नेम लिखे, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या होगा उसका आईपैक नेम बताओ? क्लोरोमीथेन बोला आपने, देखो ध्यान से सोचे, क्या बोला आपने? क्लोरोमीथेन, क्लोरो फिर मिथ और फिर ANE, क्लोरो मिथ और ANE। मैंने आपको सिखाया था पहले, किसी भी आईपैक जो नेम होता है किसी भी कंपाउंड का, उसके 5 ही पार्ट होते हैं। बोलो कितने पार्ट होते हैं उसके?
उसके 5 पार्ट होते हैं। जो 5 पार्ट है उस 5 पार्ट के अंदर से आप मुझे ये बताएं कि जो अभी आपने नाम बताया क्लोरोमीथेन, उस क्लोरोमीथेन के अंदर आपने कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हुए? बताओ बेटा शाबाश, जल्दी से। कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हुए? वर्ड रूट, इसको क्लियर कर दूं मैं? इसके ऊपर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जितने भी आए उन सभी की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई भी डाउट आए तो मेरे से पूछ लेंगे, लेकिन मैंने आपको फिर बताया एनसीईआरटी की बुक में से आप जरूर करें। ये नहीं कि वो क्लास तो आपकी जा चुकी है आप उसमें से कुछ पढ़ेंगे नहीं, बेस वहीं से स्टार्ट होता है आपका। हाँ देखो, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि बेटा ये बताओ CH3Cl का आईपैक नेम क्या है, तो आपने एकदम से बता दिया। देखो सीधा आपने कुछ ऐसे बोल दिया क्लोरोमीथेन, बोला ना आपने एकदम से ऐसे। तो आपने एकदम से जो बोला उससे पहले आईपैक नेमिंग के जो पार्ट थे आपने वो देखे, वो क्या था? आपने सबसे पहले वर्ड रूट को ढूंढा, यहाँ पे वर्ड रूट ढूंढा ना, वर्ड रूट को। वर्ड रूट का मतलब प्रिंसिपल चेन को ढूंढा आपने इसके अंदर। तो प्रिंसिपल चेन तो इसमें एक ही कार्बन है तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो बड़ी आराम से एक ही कार्बन है। तो प्रिंसिपल चेन मतलब मिथ बन गया। तो हमने क्या लिखा बोलो यहाँ पे? मिथ हो गया। वर्ड रूट के बाद फिर आपने इसके अंदर ढूंढा आपके प्राइमरी सफिक्स कौन है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब आपकी जो प्रिंसिपल चेन है उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड है या सिंगल है। जब कार्बन ही एक है तो सिंगल रह गया, तो मतलब आपने आगे ANE लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप की जानकारी, जिसे आप प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन हो? अब जैसे आपने देखा जो नाम आपने बोला क्लोरोमीथेन बोला है, मतलब अगर ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता तो आप इसके बारे में कहां लिखते हैं, इसकी जगह कहां पे है लिखने की? देखो जब भी आप आईपैक नेम लिखते हैं तो आईपैक नेम की पर्टिकुलर एक सीक्वेंस होती है हमेशा। देखो ये नंबर 1 वर्ड रूट, इसके राइट में लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स और उसके भी राइट में आगे लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, और इससे इधर आप लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, जो हमें ये बताता है कि जो प्रिंसिपल चेन है वो साइक्लिक है या नहीं। अगर साइक्लिक है, ये तो साइक्लिक नहीं है, ये कार्बन ही एक है, क्योंकि रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए ना। देखो 3 कार्बन, 1 ये सेकंड फिर थर्ड होगा, तभी तो आपका रिंग बन पाएगा। तभी तो इस चेन को प्रिंसिपल चेन प्लस कह पाएंगे कि ये प्रिंसिपल चेन आपकी साइक्लिक भी है। अगर प्रिंसिपल चेन ऐसे साइक्लिक हो तब हम इस प्राइमरी जो सफिक्स है इसकी जगह आप साइक्लोवर्ड यूज कर सकते थे। उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स की, सब्स्टिट्यूएंट्स की। किसी भी कंपाउंड में अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो प्राइमरी होता है, विद सम एक्सेप्शन लाइक हियर, लाइक हेलोजन्स जो आपके सामने है। आपके हेलोजन ऐसे कंपाउंड हैं, हेलोजन आपके ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा ही चाहे अकेले क्यों ना प्रेजेंट हो वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह ही एक्ट करते हैं। इसीलिए इसके बारे में आपने अभी देखा और बोलो कहां पे लिखा? क्या प्राइमरी प्रीफिक्स है इसमें? कोई नहीं, कोई नहीं था क्योंकि एक ही कार्बन था। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलो आपने कौन लिखा? बोलो यहाँ पे क्लोरो लिखा था आपने ऐसे, क्लोरो तो क्लोरो हो गया। क्लोरो बोलो कौन हुआ यहाँ पे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स कोई था नहीं। उसके बाद वर्ड रूट बोलो कौन हो गया? 1 कार्बन था तो मिथ हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स बोलो कौन हो गया? ANE हो गया। सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे कोई है नहीं क्योंकि कोई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इस टाइप से आपने देखा आपका इसका कंप्लीट नेम बन गया। और नाम क्या हुआ इस कंपाउंड का? जो CH3Cl आपने लिखा था क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। अभी बात समझ में? तो इसलिए जब भी आप आईपैक नेमिंग किसी भी कंपाउंड की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप लिखते हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है? जो भी स्ट्रक्चर, जैसी भी स्ट्रक्चर आपको मिले आप उसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करें और उसके अंदर आप लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन को सर्च आउट करते हैं। और जो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन 1 दिख गई, उसी कंपाउंड में एक और दिख गई, उसके अंदर एक और दिख गई, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, तो फिर इन डिफरेंट में से किसको कहें प्रिंसिपल चेन? फिर आप ये देखते हैं कि इन डिफरेंट जो पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन है और जो सभी मान लीजिए सेम कार्बन एटम की ही है या कोई छोटी भी है, तो लेकिन आप सिर्फ उसी को प्रिंसिपल चेन कहेंगे जिस चेन के अंदर डबल बॉन्ड अगर है तो वो जरूर उसके अंदर प्रेजेंट हो, काउंट किए जाएंगे, प्रिंसिपल चेन का वो पार्ट बनेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका पार्ट बनेंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका पार्ट बनेंगे। इसलिए तो डेफिनेशन बनती थी प्रिंसिपल चेन की कि द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन हैविंग डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड और द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज द
प्रिंसिपल चेन, उसी को आप प्रिंसिपल चेन कहते थे। कई बार ऐसा भी एग्जांपल आपके सामने आया होगा जब आप 11th 12th में पढ़ रहे थे कि वैसे तो एक चेन है दूसरी उसी कंपाउंड के अंदर जिसमें ज्यादा कार्बन है, लेकिन छोटे कम कार्बन वाली को आपने प्रिंसिपल चेन कह दिया क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड आने जरूरी थे जैसे मैंने बताया, या ट्रिपल बॉन्ड आने जरूरी थे जैसे मैंने आपको बताया। क्लियर होगी ना बातें? तो इसीलिए जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने देखो ड्रा करके दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं ऐसा कुछ कर दूं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड देखो ऐसे CH, और यहाँ पे मैं CH और डबल बॉन्ड CH पे देखो मैं मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, और उसके बाद भी आगे CH2 डबल बॉन्ड CH3, मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया। तो आपने क्या देखा लंबी चेन अगर हम देखें तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन हो गए है ना। अगर ऐसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 भी 8 हो गए। लेकिन अब क्या करें, हम किसको कहेंगे प्रिंसिपल चेन, ये है हमारी प्रिंसिपल चेन। मैंने अभी आपको बताया कि उस चेन को हम प्रिंसिपल चेन कहेंगे जिसके अंदर आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उनके आने की पॉसिबिलिटी है कि वो जितने मैक्सिमम नंबर में आ सके उनको लाना जरूरी है। तो आपने देखा डबल बॉन्ड ये रहा, दो कार्बन, ये दो कार्बन प्रिंसिपल चेन, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, उसको लेना जरूरी था। ऐसे ही इस आगे ये भी आ गया, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन वाली ही हमारी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल चेन कहलाएगी। तो जो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्ड रूट के प्रिंसिपल चेन का मतलब 5 का मतलब पेंट, तो आप यहाँ पे पेंट लिखेंगे इस टाइप से। ये जो भी बच गया, ये जो भी बच गया ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट की जगह ये होती है सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो हमें क्या बताता है, देखो ये कार्बन चेन वाले जो कार्बन होते हैं ना, सॉरी ये प्रिंसिपल चेन वाले जो कार्बन होते हैं, हर एक कार्बन के ऊपर देखो कोई ग्रुप तो नहीं लगा हुआ। प्रिंसिपल चेन वाले कार्बन, इस कार्बन एटम नंबर 1 2 3, इस थर्ड वाले कार्बन पे देखो कोई ग्रुप लगा हुआ है। द ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल चेन कार्बन एटम कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट, आप उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, या वो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप। आगे बात समझ में बेटा सभी को? तो इस तरीके से आपको जब भी आप नेमिंग करते हैं इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और भी हैं कुछ कुछ बातें जो इसके अंदर अभी आई नहीं है, जो रूल है आपके आईपैक नेमिंग के वो आपको सारे आने चाहिए अच्छे से, क्योंकि वो जब भी आप कन्वर्जन करेंगे तो उसके दौरान आ जाएंगे, तो आपको वो भूलने नहीं है, वो डेली रूटीन का हिस्सा है आपका। आप डेली एक बार उसको आईपैक नेमिंग के जो रूल्स हैं अपने रजिस्टर में जब आप उतार लें सारे रूल्स को, उसके बाद उन पेजों को पलट लें। प्लस साथ ही साथ आप उन चीजों को क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स लिखना था, गलती से मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख दूं यहाँ पे। कहने का मतलब आपको भी अटेंटिव रहना है, क्योंकि देखो इंसान है हम, आप भी इंसान है हम भी हैं, किसी से कोई भी छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन आपको अटेंटिव रहना है। कोई चीज आपको ऐसी दिखाई दे कि सर देखो गलती से ये देखो ये चीज यहाँ पे लिखी गई, ताकि मैं उसको साफ करके दोबारा उस चीज को लिख दूं। ठीक हो गया ना? तो यानी म्यूचुअल काम चलता है, ये जो है ना लर्निंग जो प्रोसेस होती है म्यूचुअल होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ क्योंकि आपका जो माइंड है वो ज्यादा यंग है, ज्यादा एक्टिव है, तो आप ज्यादा बहुत ही अच्छे से सोच सकते हैं। आप जबकि जब उस गलती को पकड़ सकते हैं, अगर कोई भी गलती हमारे यहाँ से हो जाए, और कोई भी गलती अगर हमारे यहाँ पे हो गई तो हम उसको चुपके चुप मान लेंगे कि हाँ बेटा ऐसा हो गया, आप इसको करेक्ट कर ले। उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं ये कह दूंगा कि मैंने लिख दिया ना बेटा मेरे से तो गलती हो नहीं सकती, हो सकती है किसी से, ठीक है ना, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। तो अब इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हमने देख लिया कि जो आपके एल्काइल हैलाइड्स जो होंगे, जब भी जो बात अभी अभी हमने की आईपैक नेमिंग की, वो इसलिए करनी जरूरी थी जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम करेंगे कन्वर्जन में आएगा कन्वर्ट क्लोरोप्रोपेन इनटू दिस मच, कोई भी कुछ आ जाए तो जो नाम देंगे तो नाम के बेसिस के ऊपर हमें स्ट्रक्चर ड्रा करनी आनी चाहिए, और स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हमें नाम लिखना आना चाहिए। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग चलती हैं दोनों बातें, एग्जाम में वो चीजें काम आनी होती है। कन्वर्जन 100% ही आने होते हैं। हाउ कैन हाउ कैन यू डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चन भी आपके आ जाएंगे जब भी हम आगे अभी जाके देखेंगे। या फाइंड आउट ABCD करके ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई रिएक्टेंट का नाम लिखा, A लिख दिया, उसमें कोई रिएजेंट डाला, कोई B बन गया, फिर रिएजेंट डाला, फिर कोई कंपाउंड का नाम लिख देंगे कि ये बन गया, बताओ ये ABC ये कौन थे आपके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपने पीछे भी देखा, +1 में देखा, 2 में देखा, अभी फर्स्ट ईयर में बैक सेमेस्टर में आपने देखा होगा, अब सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके साथ ऐसा ही होगा। ठीक हो गया बेटा? अब कोई डाउट यहां तक? अब बताओ अगला टॉपिक हमारा क्या आना चाहिए इसके बाद? अब हम ऐसा करते हैं
कि ये जो SN1 SN2 देखी, इससे रिलेटेड आप घर से पढ़ के आएंगे और जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे उनकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे, ठीक है ना। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं साथ के साथ। अगला टॉपिक हमारा होगा जो सबसे मेन होता है इनके बारे में, वो होती है कि प्रिपरेशन। बोलो क्या होती है कि, तो सबसे पहले हम लेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स की सबसे पहले हम लेंगे प्रिपरेशन, ठीक हो गया। तो प्रिपरेशन कैसे हम याद करें, मैंने आपको पहले भी बताया था, एल्केन एल्कीन एल्काइन वाली यूनिट आपने पढ़ी, उसके दौरान भी आपको बताया। उसमें क्या ध्यान रखेंगे, जिस भी एल्काइल हैलाइड को आपको प्रिपेयर करना है, किसी को भी हम ले लेते हैं, उसको आप बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे हमने लिख दिया। इसको हम प्रिपेयर करेंगे, है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको किसी चीज की प्रिपरेशन करनी है जैसे इसकी, तो इसको आप किसी भी कंपाउंड से बना सकते हैं। देखो छोटे से छोटा कंपाउंड कौन जो आप स्टार्ट करते हैं, हम एल्केन ले लेंगे कोई। देखो 2 कार्बन कंपाउंड है ना, तो 2 कार्बन वाला एल्केन ले लिया, जैसे हमने इथेन ले लिया। फिर आपके दिमाग में इथेन लिखते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर इथेन क्यों, हमने पीछे यूनिट पढ़ी थी एल्केन की, हम इथेन को तो मीथेन से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर मीथेन भी लिख देते हैं। और फिर हमने देखा था कि इसको कैसे बनाया था, बोलो हमने कैसे प्रिपेयर किया था मीथेन से इथेन को। बताओ क्या बेसिक फैक्ट हमने बताया था, एक ही रिएक्शन थी। जब कभी भी आप एल्काइल हैलाइड की, सॉरी एल्केन की कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, तो एक ही रिएक्शन सबसे पहले करनी होती है। आप किसी एक एल्केन को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक रिएक्शन जो सबसे पहले उसमें करनी पड़ती है, वो कौन सी थी, वो हैलोजिनेशन थी। कौन सी थी, तो आप सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल Cl2 डाला, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होमोलिटिक फिशन होगा, एक H हटेगा और उसकी जगह बोलो क्या लग जाएगा, Cl, क्लोरोमीथेन बन गया। अब जो क्लोरोमीथेन बना आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक CH3 है, इसके अंदर 2 CH3 आपको दिख रहे हैं, डबलिंग है, डबलिंग करनी है। तो डबलिंग वाली रिएक्शन बोलो आपने कौन सी पढ़ी थी, उस रिएक्शन जिसमें 2 मोल यूज हो जाएंगे इसके और सोडियम, और इन प्रेजेंस ऑफ बोलो क्या, ड्राई ईथर। ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी, रिएक्शन का नाम बोलो क्या था, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन, वो हो गई। अब आप ध्यान से देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब एक H हट के Cl की तो लगना है, मतलब Cl2 ऑब्लिक में लाइट। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई आपकी, एक H हट गया और बोलो क्या लग जाएगा यहाँ से, Cl। तो होमोलिटिक फिशन होगा इसमें और आपके क्लोरो इथेन आपके पास। तो एग्जाम में अगर आ जाए, हाउ कैन यू कन्वर्ट मीथेन इनटू क्लोरो इथेन, हाउ कैन यू कन्वर्ट क्लोरो, देखो ये क्या नाम था, क्लोरोमीथेन इनटू क्लोरो इथेन, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेन इनटू क्लोरो इथेन। तो अभी ना सारी स्टेप आपके सामने, तो ये कन्वर्जन है, तो इसलिए इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको याद रखना चाहिए। समझ में आ गई यहां तक की बातें। अब हम दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई एल्कीन ले ली, इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड, देखो CH2, इथीन ले लिया हमने, इथीन, एल्केन के बाद एल्कीन, इस टाइप से। अब क्या करें, आपको दिख रहा है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ना, इसमें डिफरेंस क्या है, आपको दिख रहा है कि एक जगह H लग जाए, दूसरी जगह बोलो क्या, Cl। तो एडिशन रिएक्शन तो एल्कीन दिखाती ही है, आपने पहले भी पढ़ा था। तो एड सिंपली HCl, या अगर आप इधर से इधर जाना चाहें तो आप पहले क्या डाल देंगे, H2 ओब्लिक में Ni, ये डाल देंगे आप, हमने आपको पीछे बताया था। और रिएक्शन टेम्परेचर बोलो कितना, 573 to 673 केल्विन, 70 ईयर सेंट्रेंस रिएक्शन थी ये आपकी। तो इस तरह से आप एल्कीन इथीन को इथेन में कन्वर्ट कर दें, फिर हेलोजिनेशन कर दें, या डायरेक्ट आप HCl डाल दें। देखो मैंने इधर, आप कहेंगे सर जब ये डायरेक्ट हो सकती है तो आपने हमें उधर क्यों लेके गए। मैंने अभी बताया था ना कि फाइंड आउट ABCD की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, तो क्या पता इस पाथ के थ्रू यहाँ पे कोई A लिख दे, यहाँ पे ये लिख दिया, फिर यहाँ पे B लिख दें, फिर ये बना दें और कह दें A और B बताएं। तो मतलब जितने भी पाथ होते हैं एक कन्वर्जन के दौरान, एक चीज को दूसरी चीज में बदलने के जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपको ध्यान रखनी है, आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई बेटा बात। तो अब हमने क्या देखा, हमने एल्कीन, देखो इथीन को क्लोरोइथेन में बदले, तो इसका नाम बोलो क्या है जो हमने रिएक्टेंट यहाँ पे ले रखा है, दैट इज द क्लोरोइथेन। ये हमारा क्लोरोइथेन हमारे पास, ठीक हो गया। तो हमने देखो एल्केन लेस नंबर वाला एल्केन लिया, ज्यादा कार्बन वाला बना दिया आपका एल्काइल हैलाइड, तो उसको कहते हैं असेंडिंग ऑफ सीरीज। बोलो क्या कहते हैं आप उसे, आपने पढ़ा था ना असेंडिंग ऑफ सीरीज, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। असेंडिंग मींस द रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस,
जब हम यहाँ पे मीथेन को क्लोरो इथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये जो सीरीज यहां से इसको कन्वर्ट किया, असेंडिंग ऑफ सीरीज है, क्लोरोमीथेन को इसमें कन्वर्ट किया, असेंडिंग ऑफ सीरीज की रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। कार्बन एटम क्या रहते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। क्लियर होगी ना बातें? तो इस टाइप से आपको चीजों को ध्यान रखना है। क्या पता किस तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो जो लैंग्वेज होगी उसके अनुसार आपको जवाब देना है। उसके बाद देखो, अगर हम एल्काइन ले लें, बोलो क्या ले लें हम, एल्काइन। देखो मैंने यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिया, देखो है ना। जो ये रिएजेंट हमने लिखा था यहाँ पे H2 ओब्लिक में Ni, अगर सेम आप इसमें भी डाल दें, देखो बिल्कुल सेम, तो आपके एल्कीन बन जाएंगे। बोलो क्या बन जाएंगे, एल्कीन। बोलो क्या डालेंगे, यही H2 ओब्लिक में Ni। 70 years एंट्रेंस रिएक्शन, टेम्परेचर 573 to 673 केल्विन, आपकी 70 years एंट्रेंस रिएक्शन होगी। कैसी होगी? फिर आपने एक और भी तो पढ़ा था, सिलेक्टिव रिडक्शन जिसे आप कह रहे थे, जिसमें आप ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो डबल बॉन्ड के अंदर। खाना आपने पढ़ा था, बोलो क्या था वो, बोलो क्या था, Na ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया आप डाल दें, Na ओब्लिक में लिक्विड अमोनिया डाल दें तो भी ऐसा हो सकता है, या PDBSO4 ओब्लिक में सल्फर डाल दें। तो ये दोनों के दोनों रिएजेंट आपने पढ़ा था, जिसमें एक में सिस एल्कीन बनती थी, दूसरे में ट्रांस एल्कीन बन जाती थी। मतलब हम एल्काइन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कीन के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, अब एल्काइन को सीधा वो लोग किसमें कन्वर्ट कर दें, एल्केन में, फिर आप इधर आ जाए, या आप एल्काइन को पहले एल्कीन में कन्वर्ट करें और फिर आप इधर आ जाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा बातें? तो ये हमने देखा कि किस तरीके से एल्काइल हैलाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा एल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जैसे आप लिखते हैं ना, कई बार पॉइंट आ जाते हैं, गिव एनी 2 मेथड, गिव एनी 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, गिव एनी 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोइथेन। अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए, तो फर्स्ट मेथड क्या हुआ, फ्रॉम मीथेन, फ्रॉम एल्केन, लोअर एल्केन, from alkane same number of carbon atom वाला alkane, number 2 from alkyl halide, from alkene, from alkyne, पूछे सिर्फ 3 थे, 5 तो यहीं पे हो गए। आगे एक बात समझ में, तो आपके एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सेंसिबल तरीके से उनको सोचना है, ये नहीं कि आप घुटना शुरू कर दो कि देखो कि पहला मेथड क्या था। होते हैं ना छोटे बच्चे क्रैम करते हैं कि उस लाइन के ऊपर, पहली लाइन के ऊपर वहां पे क्या, आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक ही चीज ध्यान रखें, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं कि जिस भी चीज की प्रिपरेशन करनी है उसको बीच में लिख दें, और बाहर कोई भी कंपाउंड लिख दो, उस किसी भी उस कंपाउंड को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी हो, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्काइल हैलाइड हो, आगे हम देखेंगे अब एल्कोहल हो, एमीन्स हो, कोई भी हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने नेक्स्ट ले लिया यहाँ पे एल्कोहल, हमने इथेनॉल ले लिया। देखो यहाँ पे, बोलो कौन ले लिया हमने यहाँ पे, इथेनॉल। अब क्या करें, Cl लगाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर काफी पॉसिबिलिटी है अब आपके पास। देखो PCl5 डाल दो, PCl3 डाल दें आप, एसो थायराइल क्लोराइड डाल दो, SOCl2 डाल दो, HCl डाल दें आप इसमें, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस। आपने सीखा कुछ नाम, SOCl2 थायराइल क्लोराइड जिसे कहते हैं, तो आप इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है, आप इसे कहते हैं डार्जन रिएक्शन। बोलो कौन सी रिएक्शन, डार्जन। अगर आप इसमें HCl डाल दें, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाल दें, तो आप इसे ग्रूव्स रिएक्शन कहते हैं। आप इसे बोलो क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड एज द ग्रूव्स रिएक्शन। ये ग्रूव्स रिएक्शन कहलाती है। अब क्वेश्चन ये उठा के, ये जिंक क्लोराइड डालते क्यों है, क्योंकि होगा क्या, जो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो हमने लिया यहाँ पे, तो इसके दौरान यहाँ पे जो H पॉजिटिव है, ये तो इस OH के साथ मिलके वाटर बना देगा, Cl वहां पे जाके लग जाएगा, लेकिन जो वाटर बना वो वाटर दोबारा भी तो रिएक्ट कर सकता है इसके साथ, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इधर ही चले, वापस बैक डायरेक्शन में ना जाए। इसीलिए जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मतलब एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो बने हुए वाटर को एब्सॉर्ब करता रहेगा। जब आपके मान लीजिए जो ये आपका प्रोडक्ट बना, इसके साथ प्लस में वाटर बना, वाटर अगर है वहीं पे तो दोबारा इसके साथ रिएक्ट करने के चांसेस है, रिएक्शन बैक डायरेक्शन में जा सकती है। उस वाटर को वहां से हटा दें, हटाएं कैसे, ये इसको एब्सॉर्ब कर लेगा वाटर को, वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, रिएक्शन बिकम्स मोर फॉरवर्ड। तो रिएक्शन को मोर फॉरवर्ड करने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए ही एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हम डालते हैं। इट एक्ट एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट मेक्स द रिएक्शन मोर फॉरवर्ड। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज द यूज ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन द ग्रूव्स रिएक्शन। तो आप इस टाइप से उसके फंक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं।
उसके बाद इससे अच्छी रिएक्शन होती है आपकी डार्जन रिएक्शन। इसमें होगा क्या, बड़े ध्यान से देखें, देखो SO इस O के साथ मिलके क्या बना देगा, SO2। साइड प्रोडक्ट बोलो यहाँ पे क्या निकली, SO2 इज ए गैस जो निकल जाएगी डार्जन रिएक्शन में। उसके बाद ये H एक Cl के साथ मिलके HCl इज ए गैस, ये भी गैसियस फॉर्म के अंदर निकल जाता है, एक Cl जाके लग गया। देखो सबसे बेस्ट रिएक्शन किसको कहते हैं, द बेस्ट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच द साइड प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर द गैसेस। अगर जो भी कोई भी रिएक्शन चाहे आप लैब में कर रहे हो, अगर आपने कोई सिंथेसिस की है उसके दौरान अगर जो साइड प्रोडक्ट बने अगर वो गैसेस हैं तो दैट इज द बेस्ट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हमारी मैकेनिज्म, उसके बाद जो हमारी अगली जो स्टेप आती है सिंथेसिस के बाद वो होती है साइड प्रोडक्ट को हटाना, प्योरिफिकेशन करना, प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना। तो प्योरीफाई एक बड़ी ही टीडियस टेक्निक होती है, बड़ा टीडियस मेथड होता है, बड़ा ही थकावट भरा मेथड होता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि वो काम हमें ना करना पड़े तो हम ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, ऐसी रिएक्शंस ढूंढते हैं जिसके दौरान जो प्रोडक्ट है या तो इजीली रिकवर हो जाए या वो गैसेस बने, जैसे आपने देखा। इसीलिए जो ये पॉसिबिलिटी थी डिफरेंट कि जब कभी भी आपको इथेनॉल को क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करना हो तो हम कौन सा रिएजेंट करें यूज, तो आप PCl5 करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या PCl3 करेंगे, या SOCl2 डालेंगे, थाइनाइल क्लोराइड, या HCl में जिंक क्लोराइड डालेंगे। तो बेस्ट मेथड हमारे लिए कौन होगा, डार्जन रिएक्शन, क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट गैसेस होंगी, गैस बनी और निकल गई, गैस बनी और निकल गई, क्योंकि वो वापस बने हुए प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं ना, तो इसीलिए रिएक्शन हमारी मोर फॉरवर्ड ही रहेगी हमेशा। सो द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल इज द डार्जन रिएक्शन। तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डार्जन रिएक्शन। आगे बेटा बात समझ में। इसके बाद देखो जैसे आपने अल्कोहल देख लिया, यहाँ पे अल्कोहल के बाद हमारा जो अगला कंपाउंड जो ले सकते हो एमीन्स ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया CH3 CH2 NH2। देखो इथेन एमीन हमने ले लिया, बोलो क्या लिया हमने, इथेन एमीन। तो इथेन एमीन से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इथेन एमीन में देखो क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे जो इथेन एमीन है यहाँ पे हम इसमें डाल दें नाइट्रस एसिड HNO2। बोलो क्या डाल देंगे इसमें, नाइट्रस एसिड HNO2। फिर जो HNO2 है ना, सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे आनी चाहिए, देखो ध्यान से देखो, देखो HNO2, देखो मैं इधर साइड में लिख के आपको समझाता हूँ। HNO2 इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम मींस जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाए। जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ना किसी चीज की, तो हम सबसे पहले सेंट्रल एटम को सर्च आउट करते हैं। और आपने ये अभी पिछले सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था, देखो ऐसे 1 2 3 4 करके ऐसे बताया था मैंने आपको कुछ, कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये कैसे सीखा था, इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद हमने सीखा था। जब हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी और इनकी वैलेंस शेल को देखा तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये 3 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन की वैलेंस शेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ऐसा हमने सीखा था कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद। तो इसी बात को अगर हम ध्यान रखें और अगर हम यहाँ पे देख लें HNO2 के अंदर, तो आपने देखा यहाँ पे एक H है, एक N है, एक O है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाने वाला एटम कौन, वो नाइट्रोजन। इसलिए सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो गया, हमने N को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद उससे कम बॉन्ड बनाने वाला एटम वो बोलो कौन, ऑक्सीजन है, इसलिए हमने दोनों ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख दिया, एक इधर लिख दिया एक इधर लिख दिया, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम बॉन्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। बॉन्डिंग अगर हम करें, मान लीजिए ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, हमने देख लिया 2 बॉन्ड ऑक्सीजन ने मान लीजिए इस नाइट्रोजन के साथ बना दिया। उसके बाद अब नाइट्रोजन तो 1 बॉन्ड और ही मैक्सिमम बना सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी तो 3 होती है। लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन के पास जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो 1 बॉन्ड बन गया, बच गया H। अब ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं लेकिन एक H भी बच गया, और ये भी पता है कि जैसे नाइट्रस एसिड है ये, और अरेनियस साइंटिस्ट के अनुसार एसिड कौन होता है, विच कैन लूज H एटम एज दी H पॉजिटिव आयन। H एटम की फॉर्म में लूज कब होगा, जब H के कोई इलेक्ट्रॉन छीन ले। H के कोई इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगा, कब छीनेगा, जब H किससे अटैच हो, किसके साथ वो बॉन्ड बना ले, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम के साथ। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम कौन है, ऑक्सीजन ही है, इट मींस वो H जरूर यहाँ पे होगा, और ये बॉन्ड हाइड्रोजन का भी बन गया और सबकी वैलेंसी कंप्लीट भी हो गई, और ये स्ट्रक्चर बन गया आपके नाइट्रस एसिड की। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो एक चीज और मैं आपको साथ के साथ बता दूं, जो मैंने अभी आपको कहा था कि मान लीजिए अगर HNO3 की स्ट्रक्चर बनानी पड़ जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपकी आती है, तो HNO2 की हो गई। फिर हमने सीखा नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बना ले तो उसके बाद नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच जाता है। क्या बच जाता है, लोन पेयर। आप देखो कॉन्फिगरेशन लिख के भी देख सकते हैं, देखो ऐसे
1s2 2s2 और 2p3। देखो अगर आप 2p3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 2p3। और उसके बाद आपने देखा ये वैलेंस शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये वैलेंस शेल इसमें आपके बोलो कितने हैं, बोलो 3। 2p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 बॉन्ड तो नाइट्रोजन ने बना लिए। एक ये वैलेंस शेल के अंदर 2s के अंदर अभी ये पेयर की फॉर्म है, इसे लोन पेयर कहते हैं। वैलेंस शेल के अंदर वो सारे इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो पेयर फॉर्म के अंदर होते हैं उसे लोन पेयर कहते हैं। उसे बोलो क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये तो आपने देख लिया। एक चीज और, ये ऑक्सीजन के बारे में मैं लिख दूं, तो आपने लिखा है यहाँ पे 1s2 और ये 2s2 और बोलो क्या 2p4। 1s2 2s2 2p4। अब इसकी भी वैलेंस शेल ऑक्सीजन की आपके सामने, और ये 2s के अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर हमने देखा तो 1 2 3 4। देखो 1 2 3 हम रूल चलाया, और ये 4। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब दिक्कत ये आ गई कि जो नाइट्रिक एसिड की, अगर हम, ये तो नाइट्रस एसिड के स्ट्रक्चर है, अब नाइट्रिक एसिड की बनानी पड़े तो कैसे बनाए, एक ऑक्सीजन और आ गई ना, HNO2 HNO3, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। एक ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा है तो वो कैसे बॉन्ड बनाए, देखो ये आ गई एक ऑक्सीजन। तो क्या करें, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो एक बॉन्ड का नाम जो आपने सुन रखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके लिए एक एटम के पास लोन पेयर हो तो दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो वैकेंट ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास तो है नहीं, तो अब होगा बैक शिफ्ट। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ पे अपने एक इलेक्ट्रॉन का बैक शिफ्ट यहाँ पे करवा लेगी। देखो ये स्टेप से ये इलेक्ट्रॉन बैक शिफ्ट हुआ और एक ऑर्बिटल खाली हो गया, मतलब इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हो गए, और एक ऑर्बिटल इसके पास देखो खाली भी है। इसके अंदर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये स्ट्रक्चर बनेगी, बोलो किस चीज की, नाइट्रिक एसिड। अभी ना बात समझ में। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है, तो उसकी यूटिलिटी भी आपने देख ली। तो ये नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर है जिसमें आपके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। क्लियर हो गई बातें। तो इसके बाद हम दोबारा से अपने इसी पॉइंट के ऊपर चल जाते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर आपके हटाई, यहां से एक्स्ट्रा बातें हटा दी गई, और दोबारा से स्ट्रक्चर आपको दिखनी शुरू हो गई आपके नाइट्रस एसिड की। ये नाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर, हम दोबारा से पहुंच जाते हैं यहाँ पे एमीन के पास, और ये NH2 ग्रुप जो आपका रिएक्टिव पोजीशन है। तो देखो HNO2 की स्ट्रक्चर जो दिखी, इसमें N के ऊपर हमने देखो N लिख दिया ना, N के ऊपर N। अब H2 के ऊपर क्या लिखे, जो साइड प्रोडक्ट निकले, N के ऊपर N लिखने का मतलब नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ पे इधर हम डबल बॉन्ड O लिख देते हैं, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। इधर हम OH लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बोलो इधर OH। तो क्या हुआ, जब भी हम HN को डालेंगे तो बोलो यहाँ से नाइट्रोजन निकल गई, यहाँ से वाटर निकल गया, और OH यहाँ पे लग गया, और आपके अल्कोहल्स बन गए। तो अपने एमीन्स को पहले आपने किस में बदला, अल्कोहल में। उसके बाद आगे की रिएक्शन की, और आपके बोलो क्या बन गए, एल्काइल हैलाइड्स आपके बन गए। क्लियर हो गई बातें। इसके बाद जो आपके एक चैप्टर और भी है, देखो एक चीज और मैं यहाँ पे लिख दूं आपके साथ के साथ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नाइट्रो कंपाउंड CH3 CH2 NO2, देखो ऐसे। तो आप इसकी रिडक्शन कर देंगे, सिंपल रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए क्या डालें, आप ये भी डाल सकते हैं H2 में एनाइल, जो मैंने ऊपर लिखा था। आप इसके अंदर 10HCl भी डाल सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट आप और भी हैं कई अवेलेबल जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो होगा क्या, O हटेंगे और H लगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एडिशन ऑफ H एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये हमने रिडक्शन करवा दी, नाइट्रोइथेन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको ध्यान होगा कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो चाहे अकेले क्यों ना प्रेजेंट हो, वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करते। उनमें से एक तो आपने अभी पीछे देखा, ये कौन थे जो आपके चैप्टर चला हुआ है, एल्काइल हैलाइड, जो Cl Br, ये हमेशा ही सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं, भले ही अकेले क्यों ना हो। सिमिलरली NO2 ग्रुप आपने देखा, अभी आपने देखा ना, मैंने इसका नाम क्या बोला, बोलो क्या नाम बोला, नाइट्रोइथेन। इसका नाम है नाइट्रोइथेन, मतलब पहले उसको यूज किया गया। तो इसीलिए ये नाइट्रो जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, ये भी बोलो किस चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का, और अकेला है फिर भी। तो ये बातें कई बार आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो आप इनको ध्यान रखेंगे। तो आपने देखो क्या क्या देख लिया आज। आपने ये देखा कि एल्काइल हैलाइड को आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, बोलो कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं आप एल्काइल हैलाइड को, एल्केन से, एल्काइल हैलाइड से, हायर एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, एल्कोहल से, आपके एमीन से, नाइट्रो कंपाउंड से। तो कहने का मतलब और भी हम लिखेंगे आगे, जैसे एल्डिहाइड लिख देंगे, कीटोन्स लिख देंगे, ईथर लिख देंगे। तो यानी सारी चीजें हम लिख के देखेंगे, और फिर हम देख पाएंगे कि एल्काइल हैलाइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहीं पे आपके कन्वर्जन भी चल रहे हैं, सारे के सारे कन्वर्ट इथेनॉल इनटू दिस मच, कन्वर्ट आपके इथेनेमीन इनटू दिस मच, है ना। कोई भी पूछ ले आपसे कन्वर्जन, तो जब आप ये लिख देंगे
तो आपको काम भी बड़ा ही इजी लगेगा। ये चार्ट पहले से आपके कॉपी के अंदर तो है ही, आप लोगों ने पहले ये बना रखा है आपके, जैसे जो मैंने पहले आपको वीडियो लेक्चर दे रखे उसके अंदर से देख के, फिर भी आप मैचिंग करते रहें। कोई भी डाउट कहीं पे नजर आए तो आप मेरे से पूछ ले। और बेटा कुछ डाउट पूछना है कुछ यहाँ? इससे आगे और भी जो हमारे फर्दर कंपाउंड है जिनसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं आपके अल्काइल हैलाइड को, वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछें। अब आप सामने हैं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है बेटा? चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अब आप जा सकते हैं। अटेंडेंस हो गई थी सभी की? आपकी रहती है? अपना रोल नंबर बताएं बेटा। बेटा रोल नंबर कितना है आपका? 71। नाम क्या है? एक सेकंड बेटा देख लेना साथ साथ। प्रीति नाम है आपका? हाँ, रोल नंबर? हाँ फिर अच्छा ये रहा। होगी बेटा आपके। ठीक है बेटा, अब आप जा सकते हैं। दयावती मैम वाली क्लास आप इसी टाइम लगाया करेंगे क्या? दयावती मैम वाली जो क्लास है, चल तो रही है साथ और क्या हो रहा है? नहीं दयावती मैम वाली क्लास वही तो चल रही है। पहले सिलेबस हो जाएगा ये कंप्लीट, और ये वाला पोर्शन, उसके बाद बचा हुआ पोर्शन भी करा। ठीक है बेटा?